नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल चैनल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। वो रात को आती है, हाँ वो रात के अंधेरे में आती है, फिर वो किसी को भी नहीं छोड़ती। रात के 12 बजे दो आदमी एक लड़की के साथ कार में दौड़ते हुए, तीनों ने शराब पी हुई है कि तभी उनकी कार के आगे वो भयानक सी सूरत वाली चुड़ैल आ जाती है। वो कार रोककर बाहर निकलते हैं कि तभी वो चुड़ैल उन दोनों आदमियों पे हमला कर देती है और अपने नाखूनों से उनकी छाती फाड़कर सारा खून पी जाती है। वो लड़की कार में बैठ ये सब देख रही और बेहोश हो जाती है। इस सड़क पर अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में। उत्तरांचल का सुंदर पहाड़ी शहर नैनीताल, जहां रास्ते के जंगल में अक्सर ऐसे हादसे होते थे। कमाल की बात यह थी कि हादसे सिर्फ उन पुरुषों के साथ ही होते जो किसी कुंवारी लड़की के साथ होते। पुरुषों का तो वो चुड़ैल बेरहमी से कत्ल कर देती, लेकिन लड़कियों को कभी कुछ नहीं कहती। आसपास के लोगों को तो इस रास्ते का पता था। वे लोग अंधेरा होने के बाद कभी उस रास्ते से नहीं जाते, लेकिन दूर से आने वाले अक्सर वहां फंस जाते। ऐसे ही एक बार उन दोनों ने भी वहां से गुजरने का प्रोग्राम बनाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नीलिमा और सचिन का। आज दोनों ने घर से भागने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि दोनों प्यार करने वालों के बीच जातिवाद की दीवार खड़ी है। नीलिमा ब्राह्मण परिवार से है तो सचिन क्षत्रिय। ऐसे में दोनों ही के घर वालों ने शादी से मना कर दिया। आज दोनों घर से बाहर भाग रहे हैं, जिसमें उनका साथ दे रही है स्वाति और नितिन। चारों एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। नीलिमा और सचिन घर से पैसे जेवर भी ले आए। स्वाति और नितिन भी पूरी तरह से उनकी मदद कर रहे हैं। नीलिमा और सचिन, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, गाड़ी में निकल जाते हैं। वो रोज नए नए शहरों में जाते हैं। अब वो नैनीताल जाने का प्रोग्राम बनाते हैं और निकल पड़ते हैं उसी खूनी रास्ते पर। उन्हें वहां तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाती। वो रास्ते में एक जगह रुककर खाना खाते हैं, फिर उसी रास्ते पर निकल जाते हैं। आधी रात हो चुकी है। नीलिमा और सचिन अपनी ही मस्ती में चले जा रहे हैं। दोनों ने नैनीताल में घूमने के सपने सजाए हुए हैं और उसके बाद घर जाकर घर वालों से माफी मांगने का सोचा है। नैनीताल में ही दोनों ने शादी करने का विचार बनाया। चारों ओर घना जंगल है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। गाड़ी में तेज आवाज में गाने लगे हुए हैं कि तभी गाड़ी से कुछ टकराने की आवाज आती। सचिन गाड़ी की ब्रेक लगाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि एक लड़की सफेद कपड़ों में पड़ी है। वो उसे देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि वो लड़की उसकी गाड़ी के नीचे आने से घायल हुई। वो जैसे ही गाड़ी से उतरने लगता है, नीलिमा उसे मना करती है और कहती है कि नहीं सचिन, नीचे मत उतरो, चलो चलते हैं यहां से। लेकिन सचिन नहीं मानता और गाड़ी से उतर जाता है। वो उस लड़की के पास धीरे धीरे जाता है और देखता है कि वे बेहोश पड़ी है। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ है। वो जैसे ही उसके पास जाकर उसे हिलाता है तो वो लड़की अपनी भयानक आंखें खोल लेती है। सचिन उसे देखकर अंदर तक डर जाता है और मुड़कर वापस जाने लगता है। लेकिन ये क्या,
वो जिस भी दिशा में जाना चाहे उसे हर दिशा में वही भयानक चुड़ैल दिखाई दे रही है। सचिन चीख कर नीलिमा को आवाज लगाता है, नीलिमा नीलिमा मुझे बचाओ। नीलिमा भी दूर से उस भयानक चुड़ैल को देख रही है। उसका भयानक चेहरा देखकर नीलिमा का शरीर बिल्कुल सुन्न हो जाता है। लेकिन जब सचिन उसे आवाज देता है तो वो कुछ होश में आती है और पूरी हिम्मत के साथ गाड़ी से बाहर आती है। दूसरी ओर वो भयानक चुड़ैल सचिन की तरफ बढ़ रही है। उसके लंबे लंबे नाखून, भयानक चेहरा, सफेद कपड़े और लंबे खुले बाल। उस पर उसकी भयानक हंसी। कोई भी रात को देख ले तो अंदर तक डर जाए। हा 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 हा, तू क्या सोच रहा था कि तू इस लड़की को लेकर यहां से चल जाएगा और रूहानी तुझे जाने देगी? वो चुड़ैल सचिन को बोलती है। कौन रूहानी? मैं किसी रूहानी को नहीं जानता। कौन हो तुम और क्यों मेरे पीछे पड़े हो? प्लीज मुझे जाने दो। सचिन ने उस चुड़ैल के आगे गिड़गिड़ाने लगता है। कौन रूहानी? तुम मुझे नहीं जानता। मैं हूं रूहानी, इस जंगल की महारानी। यहाँ कोई मेरी इजाजत के बिना आ जा नहीं सकता है। ये कहकर रूहानी सचिन की ओर बढ़ने लगती है कि तभी पीछे से आकर नीलिमा उस चुड़ैल के सर पे जोर से एक बड़ा पत्थर मारती है। लेकिन ये क्या, पत्थर लगने से उसके सिर से खून निकलने तो लगता है, लेकिन वो जोर जोर से हंसने लगती है। अब नीलिमा हिम्मत करके सचिन और रूहानी के बीच में आ जाती है। नीलिमा बोलती है, छोड़ दो हमें, प्लीज हमें जाने दो यहाँ से। जा, तू जा यहाँ से लड़की, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, रूहानी गुस्से में चिल्लाती है। अब वो सचिन को गर्दन से पकड़ लेती है। सचिन उस चुड़ैल से छूटने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब रहता है। नीलिमा एक बार फिर हिम्मत करके आगे आती है लेकिन रूहानी उसे दूर धक्का देती है। नीलिमा दूर जाकर गिरती है। अब उसके शरीर में इतनी हिम्मत नहीं बचती कि वो फिर से उठकर सचिन की मदद कर सके। वो दूर से ही मजबूर होकर अपने सचिन को मरते देख रही है। रूहानी अपने दांत सचिन की गर्दन पर गाड़ रही है और उसका सारा खून पी जाती है। नीलिमा की आंखों में आंसू है। अब रूहानी अपने बड़े बड़े नाखून से उसके बेजान पड़े शरीर को चीर देती है। उसके मुंह से सचिन का खून टपक रहा है। रूहानी जोर जोर से हंस रही है। मैंने अपना बदला ले लिया, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। नीलिमा की आंखों के सामने उसके सचिन को इतनी बुरी तरह मार दिया जाता है। वो चीखें मार मार कर रो रही है लेकिन वहां उसकी कौन सुनेगा। उसे एक पल सचिन के साथ बिताया हुआ याद आ रहा था। इतना भयानक मंजर देखकर नीलिमा बेहोश हो जाती है। नीलिमा को कुछ समय बाद होश आता है। वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है और उसके मम्मी पापा उसके पास ही खड़े हैं। वो अपनी माँ से सचिन के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि बेटा सचिन अब इस दुनिया में नहीं है। वो बुरी तरह रोने लगती है कि तभी उसे रूहानी का भयानक चेहरा याद आता है। वो चिल्लाने लगती है, माँ देखो सामने रूहानी खड़ी है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। नीलिमा पागलों की तरह बोल रही है। नीलिमा की माँ सुमित्रा कहती है, नहीं बेटा सामने कोई नहीं। नहीं माँ, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, उसने मेरे सचिन को भी मार डाला, अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। ऐसे बोलते बोलते नीलिमा फिर बेहोश हो जाती है। उसके दिमाग में रूहानी का भयानक चेहरा डर बनकर बस चुका है। कुछ दिनों बाद वो हॉस्पिटल से ठीक होकर घर आ जाती है लेकिन वो हर समय डरी और सहमी हुई रहती है। एक दिन उसकी सहेली स्वाति उससे मिलने आती है। नीलिमा उसे देखकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगती है और उसके गले लगकर बोलती है, स्वाति उसने मेरे सचिन को मार दिया, वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। स्वाति उसे दिलासा देती है, नीलिमा जो हुआ उसे भूल जा, अब सचिन को गए भी 2 महीने से ज्यादा हो गया है।
तू भी उसकी यादों से बाहर निकल। जो हादसा तेरे साथ हुआ वो जगह यहाँ दिल्ली से बहुत दूर है, यहाँ कोई रूहानी नहीं आ सकती। लेकिन नीलिमा के दिमाग में तो रूहानी का डर बैठ चुका है। वो हर समय डरी और सहमी हुई रहने लगती है। स्वाति भी हर रोज नीलिमा से मिलने आती है। एक दिन उसे रास्ते में सचिन का दोस्त नितिन मिलता है। वो उसे नीलिमा की तबीयत के बारे में सब बताती है। नितिन भी स्वाति के साथ नीलिमा को देखने उसके घर पर आता है। नितिन नीलिमा की हालत देखकर बहुत दुखी होता है। वो शांत मन से नीलिमा से उस रात की सारी बात पूछता है। नीलिमा भी उसे रूहानी के बारे में सब बताती है। ये सब सुनकर नितिन कहता है, नीलिमा, मुझे अपने मरे हुए दोस्त की कसम, मैं उस रूहानी से बदला लेकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। नितिन की बात सुनकर स्वाति भी कहती है, नितिन, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों का अब एक ही मकसद है। नहीं स्वाति, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, नितिन कहता है। शायद तुम नहीं जानते नितिन कि मेरे पिताजी पुराने शिव मंदिर के बहुत बड़े पुरोहित हैं। उन्होंने ऐसे कई भूत प्रेतों को मुक्ति दिलवाई। उनसे कुछ विद्या मैंने भी सीखी है जो तुम्हारे और मेरे हम दोनों के काम आएगी। फिर हम तो उस चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति दिलवाकर एक पुण्य का काम करेंगे। इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। स्वाति नितिन को समझाती है। नितिन भी उसे साथ चलने के लिए हाँ कर देता है और अपने घर चला जाता है उनसे इजाजत लेने। नितिन अपने माँ बाप की एकलौती संतान है। उसके पापा शहर के जाने माने उद्योगपति हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है। नितिन घर जाता है, माँ को आवाज लगाता है। नितिन की माँ आती है। क्या हुआ बेटा? माँ, मुझे सुबह घूमने जाना है दोस्तों के साथ। मेरा सामान पैक कर दो, मैं कुछ दिनों में आऊंगा। नितिन अपनी माँ नताशा से कहता है कि तभी नितिन के पापा राज सिंघानिया वहां आ जाते हैं। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है हमारे बेटे की? वो पूछते हैं। पापा, मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहा हूँ, नितिन बताता है। ठीक है, जाओ, अपनी नई वाली गाड़ी ले जाना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, हमारी जान बसती है तुम में। अपना पूरा ख्याल रखना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो एक फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। राज अपने बेटे से कहते हैं। जी पापा, नितिन कहता है। चलो पहले चलकर खाना खा लो, नताशा नितिन और राज से कहती है। फिर तीनों मिलकर डिनर करते हैं। कौन जाने आगे ये तीनों एक साथ कब खाना खाने बैठेंगे। दूसरी ओर घर जाकर स्वाति भी अपने पिताजी को सारी बात बताती है। वो उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम अच्छे काम से जा रहे हो, ईश्वर तुम्हें जरूर सफलता देंगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगले दिन सुबह ही नितिन स्वाति के घर आता है और उसे लेकर चल पड़ता है रूहानी की ओर। रास्ते में नितिन और स्वाति बिल्कुल खामोश बैठे हैं। तभी स्वाति अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ सिर्फ अपनी दोस्त की ऐसी हालत का बदला लेने, लेकिन तुम इसे कुछ गलत मत समझ लेना। मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा स्वाति, लगता है तुम्हारे खुद के मन में ही कुछ है, तभी तो ऐसी बातें कर रही हो। नितिन उसे मजाक से छेड़ता है। जी नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, मैं सिर्फ तुम्हें चेतावनी देना चाहती हूँ। तुम मुझे अकेली लड़की समझकर अबला मत समझ लो, इसलिए कहा मैंने, स्वाति कहती है। उसकी बात सुनकर नितिन जोर से हंसता है। तुम और अबला, तुम्हें देखकर तो वो रूहानी भी डर जाएगी, नितिन स्वाति को कहता है। उसकी बातें सुनकर स्वाति को गुस्सा आ जाता है। इससे पहले कि स्वाति नितिन को कुछ कहती, नितिन गाड़ी की ब्रेक लगा देता है। स्वाति नितिन से पूछती है, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? नितिन स्वाति से कहता है, वो देखो सामने। स्वाति सामने देखती है कि ठीक गाड़ी के सामने एक लड़का और एक लड़की खड़े हैं। नितिन और स्वाति गाड़ी से उतरकर उनकी ओर जाते हैं और नितिन उस लड़के को कहता है कि रोकी यार, तू यहाँ कैसे? वो लड़का उसे बोलता है
कि तूने क्या सोचा, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अकेला चल जाएगा घूमने? मैं भी आ गया, देख अपनी तनु को लेकर। तभी स्वाति गुस्से में बोलती है, एक्सक्यूज मी, मैं इस नितिन की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तभी नितिन स्वाति की बात बीच में ही काटते हुए बोलता है, रोकी यार, अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि इस चुड़ैल को अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊं। ये बात सुनकर स्वाति भड़क जाती है, बोलती है, अगर मैं चुड़ैल हूं तो तुम भी किसी भूत से कम नहीं हो। इस तरह दोनों में बहस हो जाती है। तभी रोकी उन्हें बीच में ही रोककर वहां जाने की वजह पूछता है और नितिन उसे सारी बात बताता है। अब रोकी कहता है, तो ठीक है ना, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, एक साथ जाएंगे तो वो रूहानी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी हमारा। ये कहकर वो अपनी गाड़ी की चाबी ड्राइवर को देकर एक ही गाड़ी में निकल जाते हैं रूहानी से सामना करने। वे चारों निकल पड़े हैं एक खतरनाक रास्ते पे। कोई नहीं जानता आने समय में क्या होने वाला है। रास्ते में नितिन खामोश सा गाड़ी चला रहा है तो रोकी उससे पूछता है, क्या बात है, तू इतना खामोश क्यों है? नितिन जवाब देता है, मैं ये सोच रहा था कि तुम दोनों को साथ नहीं आना चाहिए था। नितिन ने जवाब दिया, क्यों? मैं तो ऐसा क्यों सोच रहा हूं? रोकी नितिन से हैरानी के साथ पूछता है, वहां तुम दोनों की जान खतरा हो सकता है और रोकी और मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते, नितिन कहता है। रोकी भी एकदम से जवाब देता है, दोस्त भी कहता है और पराया भी कर दिया। हमने तो तेरे साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन जब तूने नीलिमा की हालत का बताया तो सच मान बहुत बुरा लगा। उसके लिए आगे आने वाले समय में ऐसे किसी और के साथ ना हो, इसलिए हम तेरी मदद करना चाहते हैं। बात रही तूने की तो वो मुझसे अलग थोड़े ही है। मैं तेरे साथ अपनी दोस्ती निभा रहा हूं और वो मेरे साथ अपना प्यार। रोकी उसे समझाता है। ऐसे ही चारों बातें करते नैनीताल की ओर बढ़ते हैं और शाम तक अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। शाम को वो उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां पे नीलिमा के साथ ये हादसा हुआ था। उन्हें दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। तब वो गाड़ी में कुछ किलोमीटर आगे जाते हैं जहां उन्हें एक पुराने मंदिर दिखता है। वे लोग वहां पहुंच जाते हैं। मंदिर बहुत ही विशाल है और वहां पे भोलेनाथ की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है। वे चारों वहां माथा टेकते हैं और वहां के पुजारी से उस जंगल के बारे में पूछते हैं। पुजारी उन्हें बताता है कि पहले ये जगह बिल्कुल शांत थी, लेकिन पिछले 20-25 सालों से यहाँ ऐसे हादसे होने लगे हैं। कमाल की बात यह है कि जो भी बुरी आत्मा ऐसा काम करती है वो सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाती है, वो भी उन पुरुषों को जो किसी कंवारी लड़की के साथ होते हैं। लड़कियों को तो एक खरोंच तक नहीं आती है। ये बात सुनकर स्वाति कहती है, इससे ये बात तो साफ हो गई कि खतरा सिर्फ नितिन और रोकी को है, मुझे और तनु को वहां कोई खतरा नहीं। पुजारी से इजाजत लेकर वो चारों वहीं रुक जाते हैं। रात का समय है। चारों भगवान का आशीर्वाद लेते हुए पुजारी उन्हें प्रसाद देता है और उन्हें आशीर्वाद भी देता है। चारों के माथे पर भोलेनाथ की मंत्रित भस्म लगाता है और थोड़ी भस्म एक पोटली में डाल कर देता है। अब स्वाति आगे आती है और 3 लाल रंग के धागे निकाल के उन तीनों को देती है। स्वाति उन्हें कहती है कि ये धागे मेरे पिताजी ने दिए हैं उस चुड़ैल से रक्षा करने के लिए। वो तीनों वो धागे पहन लेते हैं। बिल्कुल वैसा धागा स्वाति के गले में भी है। वो चारों रात को उसी रास्ते पे निकल पड़ते हैं। चारों का मन अब डर से भरा हुआ है। तभी स्वाति चुप्पी तोड़ती है, कहती है कि देखो, अगर किसी के मन में भी यहाँ आने का पछतावा है तो वो अभी भी वापस जा सकता है। वो मंदिर में रुक सकता है और वापसी में हम उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। तभी नितिन गुस्से में बोलता है, क्यों, एक तुम ही बहादुर हो क्या हम सबसे?
अगर तुम अपनी दोस्त की हालत का बदला लेने आई हो तो मुझे भी अपने सबसे अच्छे दोस्त सचिन की मौत का बदला लेना है। तभी रॉकी कहता है, मौज मस्ती अपनी जगह है, लेकिन जहां अपना दोस्त खतरे में हो वहां हम अपनी जान भी दे सकते हैं। तनु भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती है। चारों उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां नीलिमा बेहोश मिली थी। नितिन कहता है कि पुजारी जी ने तो यही जंगल बताया था, लेकिन यहाँ तो सब शांत है। उनकी गाड़ी घने जंगल में दौड़ रही थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि रूहानी की नजरों से इस जंगल में कुछ नहीं बच पाया कभी। रूहानी उन्हीं की गाड़ी की डिक्की में बैठी थी। थोड़ी आगे जाकर नितिन को लगता है जैसे गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हो गई हो। वो चाहकर भी ब्रेक नहीं लगा पा रहा था। नितिन घबरा कर बोला, ये नई गाड़ी की ब्रेक कैसे फेल हो सकती है। वो चारों घबरा जाते हैं। तभी उन्हें गाड़ी में हंसने की बहुत भयानक आवाज आने लगती है। वो समझ जाते हैं कि रूहानी उन्हीं की गाड़ी में बैठी है। नितिन गाड़ी का संतुलन खो बैठता है और गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है, लेकिन किसी को ज्यादा चोट नहीं आती। रूहानी उनके आगे आकर खड़ी हो जाती है और चिल्लाकर बोलती है, मैं हूँ रूहानी, इस जंगल की महारानी। तुमने क्या सोचा कि मेरी नजरों से बचकर निकल जाओगे? नहीं हो सकता ऐसा। और फिर से हंसने लगती है। स्वाति थोड़ी हिम्मत दिखाती है और आगे आकर रूहानी से पूछती है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें मारना चाहती हो? रूहानी बोलती है, तू चली जा लड़की, इस लड़की को भी ले जा, मुझे तो सिर्फ इन दो मर्दों से बदला लेना है। स्वाति कहती है, क्यों? इन दोनों ने ऐसा क्या किया है जो तुम इन्हें मारना चाहती हो? पहले हमें बताओ सब। रूहानी गुस्से में कहती है कि क्योंकि यही मेरे दुश्मन है। ये कह के वो रॉकी की तरफ बढ़ती है। तभी बीच में नितिन आ जाता है। उसे देखकर रूहानी की आंखों से खून के आंसू बहने लगते हैं। वो पागलों की तरह रोने लगती है। वो नितिन को कहती है कि आखिर तू आज आ ही गया ना। मैं जानती थी मेरे सालों का इंतजार बेकार नहीं जा सकता। नितिन उसकी बातें सुनकर बोलता है, कौन हो तुम? कौन हो तुम बहन की टकी? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। रूहानी ये बात सुनकर और भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तू मुझे नहीं जानता पापी, या ये कह कि तू मुझे कभी नहीं जान पाई, लेकिन आज मैं तुझसे हर बात का बदला लूंगी। ये कहकर वो बाकी सबको भूल जाती है और नितिन की ओर बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो नितिन को उसकी गर्दन से पकड़ने लगती है तो उछलकर दूसरी ओर गिरती है। स्वाति नितिन को कहती है, नितिन तुम्हारे गले में अभी मंत्रित धागा है, इसलिए ये तुम्हें हाथ नहीं लगा पाई। वो चारों दौड़कर कार में आकर बैठ जाते हैं। तनु उस चुड़ैल को देखकर इतना घबरा जाती है कि कार में बैठते ही बेहोश हो जाती है। रूहानी अब गुस्से में उनकी कार की छत पर चढ़ जाती है और कहती है कि आज मैं तुझे किसी कीमत पे नहीं जाने दूंगी। अब स्वाति उन तीनों को कार में ही रहने को कहती है और खुद बाहर आती है। वो रूहानी से कहती है कि तुम्हें इन लड़कों को ही क्यों मारना है, मुझे ये जानना है। तब रूहानी कहती है कि नहीं, मुझे और किसी लड़के को नहीं मारना, मुझे सिर्फ इसी को मारना है जो गाड़ी चला रहा है। उसके बाद मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन वो चारों गाड़ी में बैठ जाते हैं और रूहानी गुस्से में चिल्लाती है, मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगी। नितिन गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रूहानी गाड़ी की छत पे चढ़ी लगातार गाड़ी को जोर जोर से लात मार के गाड़ी को हिलाए जा रही है। नितिन काफी कोशिश करके गाड़ी को स्टार्ट करता है। रॉकी को स्वाति भोलेनाथ की भस्म देती है जो मंदिर के पुजारी ने उन्हें दी थी। वो भस्म लेकर बाहर आता है और एक ही झटके में सारी भस्म रूहानी पे छिड़क देता है, जिससे वो तड़प कर गायब हो जाती है। अब वो जल्दी से गाड़ी में बैठता है। फिर वो चारों गाड़ी में बैठकर मंदिर की ओर चलते हैं। कमाल की बात यह है कि उस जंगल से बाहर आके उनकी गाड़ी भी अपने आप ठीक हो जाती है।
वो चारों मंदिर पहुंच जाते हैं। तब तक तनु को भी होश आ जाता है और चारों मंदिर के अंदर जाते हैं, जहां पुजारी उन चारों का इंतजार कर रहे हैं। वो पुजारी को सारी बात बताते हैं कि तभी रॉकी पुजारी से कहता है कि बाबा, उस चुड़ैल का अंत हम सब ने कर दिया है। आपने जो भस्म दी थी वो मैंने उसके ऊपर छिड़क दी थी, जिससे वो तड़प कर गायब हो गई। तभी पुजारी बोलते हैं कि अगर भस्म छिड़कने से ही उसका अंत होता तो मैं कब का कर चुका होता बेटा। रॉकी हैरानी से पूछता है, क्या मतलब है आपका बाबा? आप क्या कहना चाहते हैं कि चुड़ैल का अंत नहीं हुआ अभी? हाँ, यही कह रहा हूं कि मैं पुजारी बोलता है। वो चुड़ैल इस भस्म से नष्ट नहीं हो सकती। उसकी शक्तियां समय के साथ बढ़ती जा रही। वो इस भस्म से सिर्फ कुछ समय के लिए गायब हुई है। तभी स्वाति देखती है कि नितिन खामोश सा एक तरफ खड़ा है। स्वाति उसके पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ नितिन, तुम इतने खामोश क्यों हो? नितिन चुप रहता है और वहां से जाने लगता है। तभी स्वाति उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है। स्वाति नितिन से कहती है कि नितिन प्लीज मुझे बताओ, क्या हुआ तुम्हें, क्यों इतने खामोश हो? तभी वहां रॉकी और तनु भी आ जाते हैं। तभी नितिन कहता है, पता नहीं उस चुड़ैल ने मुझसे क्या रिश्ता है। मुझे देखने के बाद उसकी आंखों से जो खून के आंसू बह रहे थे वो यूं ही नहीं थे। मुझे उसमें बहुत दर्द छुपा दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहुत दर्द दिया हो। बस स्वाति, मैं इस बारे में सोच रहा था। उसकी बात सुनकर स्वाति सोच में पड़ जाती और कहती है, नितिन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। वो तुमसे किस बात का बदला लेना चाहती है? तुमने ऐसा क्या किया है जो वो तुम्हारे पीछे पड़ी है? नितिन कहता है, ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। मैं तो यहाँ आया भी पहली बार हूं। क्या तुम मुझ पे शक कर रही हो स्वाति? नहीं नितिन, मैं तुम पर कभी शक नहीं कर सकती, स्वाति कहती है। तभी रॉकी आगे आता है। यार, तूने ये कैसे सोच लिया कि हम में से कोई भी तुझ पर शक कर सकता है? ये कहकर रॉकी नितिन को गले लगा लेता है। स्वाति और तनु भी देख रही है उन दोनों की दोस्ती। अब नितिन कहता है कि मैंने एक फैसला लिया। रॉकी पूछता है, कैसा फैसला? नितिन कहता है कि कल रात मैं अकेला रूहानी से मिलने जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि वो मुझे क्यों मारना चाहती है, और अगर मेरे मरने से उसे मुक्ति मिलती हो तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। तभी स्वाति गुस्से में बोलती है, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। हम एक साथ आए थे और जो करेंगे साथ ही करेंगे। तभी नितिन कहता है कि नहीं, मैं रूहानी से जानकर ही रहूंगा कि वो ये सब क्यों कह रही है। चाहे फिर जो भी हो, तुम सबको भी मेरी कसम है, तुम मुझे कल रात को वहां जाने से नहीं रोकोगे। मैं अब ये जानना चाहता हूं कि उसका मुझसे क्या रिश्ता है, और ये मैं किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करना चाहता हूं। ये कहकर नितिन वहां से चला जाता है। रात के समय है। नितिन मंदिर के आंगन में अकेला खड़ा है कि तभी वहां स्वाति आती है। वो नितिन से पूछती है कि नितिन, तुम क्यों अपनी जान खतरे में डालना चाहते हो? नितिन जवाब देता है, मैंने रूहानी की आंखों में एक दर्द देखा है और मैं उस दर्द की वजह जानकर ही रहूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जान खतरे में डालो, स्वाति कहती है। नितिन उसे कहता है कि क्यों, तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? स्वाति उसे कहती है कि जब हमने ये सफर शुरू किया था तो हम इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानने लगती हूँ। नितिन उसकी बात से मुस्कुराने लगा और जब स्वाति वहां से जाने लगती है तो उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है। स्वाति और नितिन वहां बातें करने में इस कदर खो जाते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कब सुबह हो जाती है। दूसरी तरफ रॉकी अपने दोस्त नितिन की चिंता सता रही है। वो सुबह होते ही नितिन के पापा को फोन करता है और उन्हें सारी बात बता देता है।
नितिन के माँ बाप को जब सारी बात का पता चलता है तो वो दोनों गाड़ी निकाल के तभी नैनीताल की ओर चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ स्वाति और पिताजी को फोन पे सारी बात बताती है और वो उसे नितिन का साथ देने को कहते हैं। वो कहते हैं, बेटी, मैंने आज तक तुझे जितनी भी विद्या सिखाई है उसका इम्तिहान देने का समय आ गया है। तुम नितिन की रक्षा करोगी, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। धीरे धीरे दिन बीत चुका है और फिर से एक और भयानक रात आने वाली है। पुजारी को जब नितिन के फैसले का पता चलता है तो वो उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब रात हो चुकी है और नितिन ज्यों ही मंदिर से अकेले जंगल जाने के लिए निकलने लगता है तभी स्वाति उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नितिन, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नितिन देखता है कि स्वाति की आंखों में जिद और आत्मविश्वास भरा है। वो चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाता। अब नितिन और स्वाति फिर से निकल पड़ते हैं। दोनों खामोशी से गाड़ी में बैठे। नितिन स्वाति से पूछता है कि तुमने मुझे अकेले क्यों नहीं जाने दिया। स्वाति भी कहती है, क्योंकि वहां मेरी नहीं तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए नहीं जाने दिया। नितिन फिर कहता है, यही बात है या कुछ और? मतलब स्वाति पूछती है। कुछ नहीं, फिर बताऊंगा। अब वो थोड़ी देर में ही जंगल पहुंच जाते हैं। रूहानी क्यों नितिन को मारना चाहती है, इस सवाल का जवाब ढूंढने नितिन और स्वाति थोड़ी देर में ही जंगल पहुंच जाते हैं। वो दोनों गाड़ी में बैठे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। तभी नितिन स्वाति से पूछता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो? बताओ स्वाति, कुछ बात है क्या मन में? स्वाति कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नितिन, बस तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो स्वाति, सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। नितिन स्वाति को तसल्ली देता है। स्वाति भी नितिन का हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देती है। दूसरी ओर नितिन के माँ बाप नताशा और राज सिंघानिया रोकी से फोन पे पता पूछकर सीधे मंदिर आ जाते हैं। रोकी और मंदिर का पुजारी उन दोनों के साथ उनकी गाड़ी में ही जंगल के लिए निकलते हैं। तनु को रोकी मंदिर ही छोड़ आता है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। वो चारों भी अब नितिन और स्वाति के पीछे आ रहे हैं। दूसरी ओर अब नितिन अपना हाथ स्वाति से छुड़ाकर कहता है, स्वाति, मैं चलता, अगर जिंदगी रही तो तुमसे बहुत सारी दिल की बातें करनी है। ये कहकर वो गाड़ी से बाहर आ जाता है। नितिन जोर से चिल्लाता है, रूहानी, कहाँ हो तुम? लो, मैं आ गया तुमसे मिलने। ठीक उसके पीछे रूहानी खड़ी है। वो नितिन से कहती है, क्यों चिल्ला रहा है? मैं तो सालों से तेरा इंतजार कर रही हूँ। यहाँ देख पीछे मुड़ के। वो धीरे धीरे नितिन की ओर बढ़ने लगती है। उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा है। ऐसा लगता है मानो आज वो नितिन को बहुत भयानक मौत देगी। नितिन खुद भी उसका भयानक चेहरा देखकर घबरा जाता है। जैसे जैसे रूहानी उसकी ओर बढ़ रही है वैसे वैसे नितिन के कदम पीछे हो रहे हैं। स्वाति की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। अब नितिन आत्मविश्वास के साथ एक जगह रुक जाता है और रूहानी से पूछता है कि रूहानी, तुम आज मुझे ख़त्म करने जा रही हो, लेकिन पहले सिर्फ एक बार मुझे मेरी गलती तो बता दो। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि ऐसा मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे या और पुरुषों से इतनी नफरत करती हो। सिर्फ एक बार मुझे बताओ कि ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ। रूहानी उसकी बातें सुनकर रुक जाती है और कहती है, तू सब जानता है। तूने क्या समझा कि मैं फिर से तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगी? अब मैं वो सीधी सादी लड़की नहीं हूँ। ये कहकर वो नितिन की ओर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो नितिन को हाथ लगाने लगती है तभी वो उसे हाथ लगाते ही दूर जाकर गिरती है। ये सब देखकर नितिन हैरान हो जाता है कि तभी स्वाति गाड़ी से बाहर आती है
और कहती है, नितिन, जो मेरे पिताजी ने धागे दिए थे वो तुम्हारे गले में है, और जब तक वो तुम्हारे गले में है ये चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बात पिताजी ने मुझे आज फोन पे बताई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ भेजने को राजी हो गई थी। नितिन कहता है, स्वाति, तुम्हें मेरी इतनी चिंता है मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं अब इस रहस्य को जानना चाहता हूँ कि रूहानी को मुझसे इतनी नफरत क्यों है। ये कहकर वो खुद जैसे ही रूहानी की तरफ चले जाने लगता है कि तभी स्वाति उसका हाथ पकड़कर रोकती है और गले से लगा लेती है। स्वाति कहती है, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी नितिन। नितिन उसे खुद से दूर करके रूहानी की तरफ बढ़ता है। रूहानी भी अब संभल गई है। वो अब और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चिल्लाती है, तुझे क्या लगता है कि ये धागे तुझे बचा लेंगे? नहीं, इस बार मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तभी नितिन कहता है, मैं खुद ये धागा उतार देता हूँ। अगर मुझे मारने से तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा तो ठीक है, तुम मुझे मार सकती हो। ये कहकर नितिन ज्यों ही अपने गले से धागा उतारने लगता है, तभी स्वाति उसे रोकती है। स्वाति कहती है, नहीं नितिन, प्लीज मेरे लिए ऐसा मत करो। नितिन कहता है, स्वाति, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करने लगी हो। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है। सच कहूँ तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बात अब नहीं मान सकता। ये कहकर नितिन अपने गले से धागा तोड़कर फेंक देता है। नितिन अब खुद ही रूहानी की ओर बढ़ता है। रूहानी की भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंज रही है। तू आ ही गया मेरे पास। रूहानी का रूप अब बहुत भयानक हो चुका है और वो भी तेजी से नितिन की ओर बढ़कर उसे गर्दन से पकड़ लेती है। नितिन का दम भी अब घुटने लगता है। रूहानी के बड़े बड़े नाखून नितिन की गर्दन को लहूलुहान कर चुके हैं। स्वाति बेबस सी खड़ी ये सब देख रही है। तभी स्वाति को अपने पिताजी की कही बातें याद आती हैं कि बेटी, अगर तुम चाहो तो जरूर नितिन की रक्षा कर पाओगी। स्वाति अब अपने गले का धागा निकालकर रूहानी के माथे पर लगा देती है, जिससे रूहानी तड़प कर पीछे हो जाती है और नितिन उसके नाखूनों की कैद से आजाद हो जाता है। लेकिन रूहानी भी कहाँ हार मानने वाली थी। आज उसकी ताकत का सामना कोई नहीं कर सकता था। रूहानी अपनी आंखों से ही तेज हवा चलाती है, जिससे स्वाति के हाथ से वो धागा टूटकर दूर जाकर गिरता है। स्वाति और नितिन भी उस हवा में संभल नहीं पाते। अब रूहानी उस हवा को शांत कर देती है और फिर से नितिन को अपने नाखूनों से पकड़ लेती है। नितिन भी अब तड़पने लगता है। स्वाति फिर से उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। दूसरी ओर नितिन के पापा बहुत तेजी से गाड़ी चलाकर आ रहे हैं और जल्द ही उस जंगल में पहुंच जाते हैं। नितिन अब पूरी तरह से रूहानी की गिरफ्त में है। रूहानी जैसे ही अपने दांत नितिन की गर्दन में गड़ाने लगती है, तभी वहां आकर नितिन के पापा गाड़ी रोकते हैं। वो चारों जब देखते हैं कि नितिन की जान खतरे में है, तो जल्दी से गाड़ी से उतरकर नितिन की ओर भागते हैं। नितिन के पापा जोर से चिल्लाते हैं, छोड़ दे दुष्ट आत्मा मेरे बेटे को। इस आवाज को सुनकर रूहानी का ध्यान नितिन के पापा राज सिंघानिया की तरफ चला जाता है। वो मुड़कर देखती है तो बस देखती रह जाती है। रूहानी के मुंह से बस इतना निकल पाता है, तो फिर वो दोबारा नितिन की तरफ देखती है। दोनों हूबहू एक जैसे। रूहानी अब समझ जाती है कि जिसकी उसे तलाश थी वो नितिन नहीं, उसके पापा हैं। वो नितिन को छोड़कर राज की तरफ मुड़ती है और कहती है, राजू, पहचाना अपनी रूही को? राज उसकी तरफ हैरानी से देखता रह जाता है और रूहानी जोर जोर से हंस रही है। बाकी सब भी उन दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं। उनमें से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि राज का रूहानी से क्या रिश्ता है। रूहानी राज को देखकर जोर जोर से हंस रही है। उसका चेहरा खुशी और गुस्से से बहुत भयानक हो गया है। कभी वो हंसने लगती है तो कभी जोर जोर से रोने लगती है। इतना भयानक मंजर शायद ही किसी ने पहले कभी देखा हो।
नितिन और बाकी सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा। रूहानी नितिन को छोड़ धीरे धीरे राज सिंघानिया की तरफ बढ़ने लगती। जोर से बिजली चमक रही है, चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। रूहानी फिर से राज को देखकर बहुत प्यार से कहती है, राजू पहचाना अपनी रूही को? राज ये सुनकर अंदर तक कांप जाता है। वो कांपती आवाज में रूहानी से पूछता है, कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानते राजू, अपनी रूही को नहीं पहचाना तुमने। रूही ये बोलकर बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगती है और रोते रोते और भी भयानक रूप ले लेती है। उसका ये भयानक रूप देखकर सब वहां डर जाते हैं। नितिन हिम्मत करके अपने पापा राज से पूछता है कि पापा, रूहानी आपको कैसे जानती है? प्लीज पापा, हमें सब बताओ। मुझे जानना है कि आखिर रूहानी मुझे क्यों मारना चाहती थी। आपको वो राजू क्यों कहकर बुला रही है? लेकिन राज सिंघानिया के पास उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। वो डरा और सहमा हुआ था, एकटक होकर रूहानी को देख रहा था। रूहानी भी उसे लगातार देख रही थी कि जैसे सालों का इंतजार आज पूरा हो गया हो। अब रूहानी आगे आती है और नितिन को कहती है कि नितिन, मैं तुम्हें ही राजू समझ रही थी, क्योंकि तुम बिल्कुल इस राक्षस के जैसे दिखते हो। तभी नितिन गुस्से में बोलता है, तूने मुझे मारना है तो मार सकती है, आज तक यही तो करती आई है तू दुष्ट डायन। लेकिन मेरे पापा के खिलाफ कुछ मत बोल। मेरे दोस्त सचिन को खा गई, तेरी वजह से आज नीलिमा पागलों की जिंदगी जी रही है और अब तू मेरे पापा को राक्षस बोल रही है। राज खामोश सा नजरें झुकाए सारी बातें सुन रहा था। तभी उसकी बातें सुनकर रूहानी चिल्लाती है, हूं मैं डायन, लेकिन मुझे ऐसा बनाया तो इस राजू ने ही ना। उसकी बात सुनकर नितिन और भड़क जाता है कि तभी स्वाति आकर नितिन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नितिन, अगर रूहानी चाहती तो अभी तक हम सबको मार चुकी होती और उसकी शक्तियों के आगे हम कुछ नहीं कर पाते। ये तुम भी जानते हो, प्लीज उसकी बात तो सुन लो। नितिन अब रूहानी से कहता है, बोलो रूहानी, तुम क्या कहना चाहती हो? आज अपने दिल के सारे दर्द हमें बताओ। रूहानी अब शांत होकर बैठ जाती है और बताना शुरू करती है। वो अपने भूतकाल में खो जाती है, अपनी पास्ट लाइफ में। रूहानी बताती है कि मैं और राजू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। एक दिन जब मेरे घर में इस बात का पता चला तो उन्होंने मेरा कॉलेज छुड़वा दिया। तब हम दोनों ने घर से भागने का फैसला किया। मैं ना समझ इसके इश्क में पागल लड़की अपने माँ बाप की इज्जत को पैरों से रौंद कर इसके साथ रात के अंधेरे में भाग गई। कुछ दिन इसने मुझे अपनी पत्नी बनाकर रखा और जब इसका दिल भर गया तो मुझे एक रात के लिए अपने 2 शराबी दोस्तों को बेच दिया। उस रात मेरा जिस्म ही नहीं बल्कि मेरी आत्मा भी घायल हुई थी। इन भेड़ियों ने मुझे जो जख्म दिए वो कोई सोच भी नहीं सकता। सुबह मैं निराल सी जमीन पे लेटी थी और अपने फटे कपड़ों को संभाल रही थी कि तभी 4 आदमी आए और मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर ले गए। मुझे एक कोठे पर बेच दिया गया। बाद में मुझे पता चला कि राजू ने मुझे पूरे 10 लाख में बेचा था। जिस इंसान के प्यार में अंधी होकर मैं सब कुछ छोड़ आई, उसने ही मेरा साथ ऐसा किया। वहां मेरे साथ हर रोज कई बार बलात्कार किया जाता। अब मेरी जिंदगी नरक बन चुकी थी। एक दिन मैं मौका मिलने पर वहां से भाग गई और एक ट्रक में छुप गई। जब ट्रक इस जंगल में गुजर रहा था तो कोठे से 4 आदमी आए और ट्रक रुकवाया। ट्रक वाले ने उनसे पैसे लिए और मुझे उनके हवाले कर दिया। वो जानता था कि मैं ट्रक में हूँ। उसने पैसों के लालच में मुझे फिर से इन दरिंदों को सौंप दिया। उन्होंने मुझे इसी सड़क पे बहुत बुरी तरह मारा। उनका बेल्ट से
इस तरह मुझे मारना मेरे कमज़ोर और भूखे शरीर से बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी सांसें वहीं रुक गई जब से मेरी आत्मा इसी जगह पर रहती है, और मैं उस हर मर्द को मार देना चाहती हूँ जो किसी लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ ऐसा हो। ये बताकर रूहानी रोने लगी। नितिन को गुस्से से पागल ही हो गया। उसने अपने पापा से पूछा, बताओ पापा, आपने ऐसा क्यों किया? अब राज सिंघानिया नजरें झुकाए खड़ा था। उसकी बारी थी सच बताने की। वो बोला, रूही ने जो कहा वो सच है बेटा। मैं और रूही कॉलेज के समय से ही रिलेशन में थे। मैं उससे प्यार से रूही और वो मुझे राजू कहती थी। उस समय हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मैं अमीर बनना चाहता था। मुझे बिजनेस के लिए पैसों की ज़रूरत थी। मैंने ही रूही को 10 लाख में बेचकर बिजनेस शुरू किया और आज करोड़पति बना हूँ। ये कहकर वो रूहानी के पैरों में गिर जाता है और कहता है, रूही मुझे माफ़ कर दो। लेकिन रूहानी उसे लपक कर गर्दन से उठा लेती है। राज का दम घुट रहा था। तभी उस मंदिर के पुजारी जो साथ आए थे कुछ भस्म रूहानी पे छिड़कते हैं, जिससे वो तड़प कर दूर जाकर गिरती है। अब वो पुजारी कहता है, चली जा रूहानी। रूहानी कहती है, चाहे तू आज कुछ भी कर ले, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। रूहानी गुस्से में तड़प रही है और रो रही है। ये भस्म मेरे महाकाल की है ना, जो तूने मुझ पर फेंकी है। उन्हें भी पता है कि जिस राक्षस को तू बचा रहा है उसने कितना बड़ा पाप किया है। ये कहकर रूहानी हिम्मत करके उठती है और चिल्लाती है, हे महाकाल, आप जानते हो इस दरिंदे ने मेरे साथ क्या किया है। अगर सच में आप हो, अगर सच में आपकी शक्ति है तो मेरी मदद कीजिए। देखते ही देखते एक जोर से बिजली चमकती है और रूहानी पहले से ज्यादा खूंखार और शक्तिशाली हो जाती। अब वो फिर से राज की ओर बढ़ रही है कि तभी बीच में राज की पत्नी नताशा आ जाती है। वो रूहानी के पैरों में गिर जाती है और कहती है, रूहानी, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन भगवान के लिए मेरे पति को माफ कर दो। रूहानी रुक जाती है और नताशा से पूछती है कि ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन उससे पहले सिर्फ मुझे इतना बताओ कि अगर मेरी जगह तुम्हारे साथ ये दरिंदा ऐसा करता, तुम्हें बेच देता, तो क्या करती? ये बात सुनकर नताशा खामोश हो जाती है। रूहानी फिर कहती है, तुम खुद एक औरत होकर मेरा दर्द क्यों नहीं समझ पाई, जबकि ऊपर वाला भी मेरा दर्द समझ गया। समझो नताशा, मेरे दर्द को क्या गुजरी होगी मुझ पर, जब मेरा प्यार ही मुझे बेच गया होगा। अब रूहानी राज की ओर बढ़ रही है। राज घबरा कर नितिन को कहता है, नितिन बेटा, मुझे बचा लो। नितिन कहता है, सॉरी पापा, मैं इस पाप में आपका साथ नहीं दे सकता हूँ। जो आपने रूहानी के साथ किया, सोचिए अगर कोई आपकी बेटी होती और उसके साथ ऐसा करता तो आपको कैसा लगता। स्वाति नितिन की बात सुनकर बहुत खुश होती है। आज रूहानी अपना बदला लेने के लिए बढ़ी जा रही है। रूहानी उसे गर्दन से पकड़ लेती है और ऊपर उठा लेती है, फिर उसे दूर फेंकती है। राज का सर पत्थर पे लगता है और वो कराहने लगता है। रूहानी कहती है, राजू, ये दर्द तो उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं जो तूने मुझे दिया था। अब फिर आगे आती है और उसे उठाकर बालों से पकड़ लेती है। उसे कहती है, देख, ऐसे ही हर रात मुझे एक वहशी ऐसे ही पकड़ता था जहां तूने मुझे बेचा था। बाकी सब लोग ये सब देख रहे हैं। अब रूहानी राज की गर्दन पर अपने दांत गड़ाकर उसका सारा खून पी जाती है और राज जैसे दरिंदे का वध कर देती है। अब रूहानी भी शांत हो चुकी है। वो अब नितिन को कहती है कि यही पेड़ के नीचे मेरी लाश दबी हुई है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा संस्कार करो ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। रूहानी सभी से माफी मांगती है।
अब सभी मिलकर रूहानी का कंकाल निकालकर विधि विधान के साथ उसका संस्कार कर देते हैं। रूहानी चली जा रही है स्वर्ग की ओर। आप सोच रहे होंगे कि नितिन और स्वाति की प्रेम कहानी का क्या हुआ। नितिन ऐसा नहीं जो किसी लड़की का हाथ पकड़कर छोड़ दे। नितिन वापस आकर स्वाति से शादी कर लेता है। वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर इंसान ही धोखेबाज हो। लेकिन एक बात ये भी है कि हर लड़की को भी कोई कदम उठाने से पहले अपने माँ बाप के बारे में जरूर सोचना चाहिए। रॉकी भी तनु से शादी कर लेता है। इस कहानी के लेखक ने इस कहानी को इस मकसद से लिखा था कि उन लड़कियों के दर्द को बताना जो सबसे ऊपर होकर अपने प्यार को अपनाती है, लेकिन उन्हें वहां धोखे के सिवाय कुछ नहीं मिलता। धन्यवाद दोस्तों।